हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। आज हम सभी क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। इसके एक्सरसाइज को करने से पहले इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारे दो ही हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। इसमें हमें संख्याओं के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। एक संख्या जिसे p अपन q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q एक सभाज्य पूर्णांक है, q इक्वल में नॉट जीरो होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। इनका दशमलव निरूपण शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में होता है। इसका मतलब ऐसी कोई भी संख्या है जिसे हम p अपॉन q के रूप में व्यक्त करते हैं, तो जो उसमें नीचे जो हमारी डिवाइड में वैल्यू होती है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती। इसलिए हम इसे कहते हैं क्यू इक्वल में नॉट जीरो के, क्यू कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें परिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल हैं। 3/7, 0.234 और -5। पूर्णांक जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो भी एक हमारे परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। और जो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं वो भी हमारी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। और जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं उन्हें भी हम प्राकृतिक संख्याएं ही कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये हमारे अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अपरिमेय संख्या जिसे p अपॉन q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब इसे कभी भी अपॉन में हम नहीं लिख सकते। जहाँ p और q अभाज्य पूर्णांक है, q इक्वल में नॉट जीरो है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इनका दशमलव निरूपण शांत दशमलव अथवा अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में होता है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो √3 होता है, √2 होता है, √5 होता है, पाई होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7, या फिर कोई ऐसी संख्या जिसका पॉइंट के बाद भी कोई अंत ना हो रहा हो, ठीक है। अब हम देखते हैं ये अब आपको इतना तो पता ही होगा कि जो हमारी परिमेय संख्या और जो अपरिमेय संख्या है उन दोनों ही संख्याओं को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो चलिए एक बार वास्तविक संख्या को भी देख लेते हैं। वास्तविक संख्या अंकगणित की आधारभूत परिमेय, तो प्रमेय। चलिए अब हम इस प्रमेय को देखते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा वह गुणनखंड अद्वितीय होता है जिस पर कोई ध्यान दिए बिना अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। जैसे 286 जिसे हम 2 × 11 × 13 के फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद हम ध्यान देते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। तो चलिए देखते हैं ये एचसीएफ और एलसीएम होते क्या है, ठीक है। एचसीएफ दी गई संख्या के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। माना कि हमने दो संख्याओं का एचसीएफ लिया, जिसकी पहली संख्या है 240 और दूसरी संख्या है 360। तो जो इसको सॉल्व करने पे 2⁴ × 3 × 5 आ रहा है, ठीक है। और जो हमारा 360 इसको सॉल्व करने पे 2⁵ × 3 × 2 × 5 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई। तो हमने जैसे देखा कि एचसीएफ में जो होती है संख्या की सबसे छोटी घात को लेते हैं। तो 2⁴ 2⁵ आपको पता ही होगा इन दोनों में से छोटी घात कौन सी है, 2⁵, 3⁴ यहाँ 3⁴ और यहाँ पे 3⁴ तो इन दोनों में छोटी घात कौन सी है, 3⁴ और इन दोनों की घात एक है, इसलिए हमने 5 को एक बार कॉमन ले लिया। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, 2⁵ मल्टीप्लाई इन दोनों में से छोटी घात कौन सी थी, 3 इंटू में इन दोनों में से एक 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 5। तो ये हमारा आ गया एचसीएफ। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एचसीएफ आ जाता है 120। ओके, तो चलिए अब हम एलसीएम समझते हैं।
एलसीएम। ठीक है, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात होती है। जैसे अभी हमने देखा है एचसीएफ में हमने छोटी घात ली थी, वैसे ही एलसीएम में हमें बड़ी घात लेनी है। तो चलिए इसे देखते हैं। जैसे माना हमने 240 और 360 का हम दोनों संख्याओं का एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम लेने पे हमें ये संख्या प्राप्त हुई और इसका एलसीएम लेने पे हमें ये संख्या प्राप्त हुई। तो इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 की पावर 4। तो हमने लिख दिया 2 की पावर 4। इन दोनों में बड़ी घात कौन सी है? 3 की पावर 2। इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 720। तो चलिए अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हम आगे डिस्कस करते हैं। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बीच संबंध एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड होते हैं। यदि ए और बी दो संख्याएं हैं तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में ए और बी का गुणनफल दोनों इक्वल होते हैं। चलिए आप इसे देखकर घबराइए मत, अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका फॉर्मूला मैं ये सिंपल लिख देती हूँ। माना n1 हमारी पहली संख्या, n2 सेकंड नंबर, इक्वल में हमारा एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, ये हमारा इजी फार्मूला। माना नंबर वन हमारा 4 है, नंबर 2 हमारा 8 है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, नंबर 1 हमारा 4 है और नंबर 2 हमारा 8 है। तो एचसीएफ और एलसीएम का इंटू 32 आएगा। वैसे ही हमारा 4 और 8 का इंटू कितना आएगा? 32। तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए हम बोलते हैं नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड का जो सम होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के इंटू के इक्वल होता है। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है। ये 12 जो हमारा है वो हमारा पहली संख्या है, जो हमारा 12 है वो हमारा एलसीएम है और जो हमारा 72 है वो हमारा एचसीएफ है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। यहाँ पे जो हमारा 12 है वो हमारा एचसीएफ है और जो 72 है वो हमारा एलसीएम है। इक्वल में नंबर फर्स्ट पहली संख्या हमारा है 24 और सेकंड नंबर हमारा 36। तो इन दोनों का जो इंटू है वो 864 है और जो इन दोनों का इंटू है वो 864 है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसलिए ये हमारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहली परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और थर्ड ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।